नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज इवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा कल हमने की थी पोएटिक टर्म्स, उसमें कुछ पोएटिक टर्म अभी भी बाकी है। तो चलते हैं आगे की पोएटिक टर्म्स की तरफ। ऑक्टेव, सेस्टेट, वोल्टा, ये सभी टर्म्स हम कर चुके हैं कल। अब चलते हैं आगे की टर्म की तरफ। दैट इज हमारी फर्स्ट टर्म है ओपस। ओपस एंड ओपेरा। अब बेटा जो ओपस टर्म है और जो ओपेरा टर्म है ये दोनों मिलती जुलती टर्म है, मतलब ये उसी का ही प्लूरल है। ओपस सिंगुलर में यूज होता है और ओपेरा प्लूरल में यूज होता है। ओपस क्या है? इट इज द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। ये एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है। म्यूजिकल कॉम्पोजिशन किस पे? जिसमें डायलॉग होते हैं। So it is the musical composition in the dialogue form and it is sung with the orchestra. ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गाई जाता है ओपेरा को, दैट इज ओपस को। और ओपेरा भी सेम ही है बट इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ओपस। सो ओपस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड ओपेरा इज द प्लूरल ऑफ। ओपेरा क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है किसकी? ओपस की। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ओपस। और ओपस क्या है? इट इज द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। ये एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। इट इज द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, इन विच इट इज द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन in which dialogue is sung, जिसमें डायलॉग संग करे जाते हैं। और किसकी हेल्प से? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से डायलॉग संग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रा। सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑर्केस्ट्रा। सो विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रा। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज ऑर्केस्ट्रा, विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, अब आते हैं ओपेरा पे। तो बेटा जो ओपेरा है इसकी प्लूरल फॉर्म है सिंपली। और ओपेरा जो है ना वो बिगेन दैट इन मॉडर्न टाइम्स, ये बिगेन हुआ था। जो मॉडर्न ओपेरा है वो बिगेन हुआ था कहाँ पे? इटली में शुरुआत हुई थी इसकी। कब शुरुआत हुई थी? इटली में 1600 में। सो ओपेरा की जो मॉडर्न फॉर्म है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न ओपेरा। ठीक है, मॉडर्न ओपेरा बिगेन इन इटली, शुरुआत हुई थी इसकी इटली में। बिगेन इन, ठीक है, बिगेन इन इटली, ठीक है, बिगेन इन इटली। कब इटली में शुरू हुआ था? ये 1600 में शुरू हुआ था। और उसके बाद कहाँ पहुंचा? इंग्लैंड में। रीचिंग इंग्लैंड इट वॉज इन्फ्लुएंस। और इंग्लैंड में क्या हुआ था जब ये इंग्लैंड पहुंचा? इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय मास्क। ठीक है, सो रीचिंग, क्या लिखेंगे हम इसको प्रॉपर? रीचिंग इंग्लैंड इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय मास्क सून आफ्टर 1700। So reaching England, it was influenced. Reaching England, it was influenced by mask. It was influenced by mask soon after 1700। ठीक है, सो मास्क से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ था क्योंकि उस समय 1700 में 1700 के बाद क्या चल रहे थे? इंग्लैंड में मास्क का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो ये इन्फ्लुएंस हो गया था मॉडर्न ओपेरा मास्क से। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। दैट एग्जाम में आया था एक बार कि फर्स्ट कंप्लीटली इटालियन ओपेरा कौन सा था?
फर्स्ट कंप्लीटली इटालियन ओपेरा कौन सा था? सो इट वॉज अल्मा हाइट, उसका नाम था अल्मा हाइट। सो ये कंप्लीटली इटालियन ओपेरा था, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? 1710 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये नोट कर लीजिए इम्पॉर्टेंट में कि एक फर्स्ट कंप्लीटली इटालियन ओपेरा था, दैट इज़ अल्मा हाइट। बेटा अब आते हैं कैंटोस पे। कैंटोस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, इट मीन्स द डिवीजन और सेक्शंस ऑफ अ पोम। सो कहते हैं ना इसके कितने कैंटोज हैं पोम के, तो यानी कि इसकी पोम की इतनी डिविजन्स हैं या उतने सेक्शंस हैं, तो इसको क्या कहेंगे? दैट कैंटोस को कहेंगे सेक्शंस और डिविजन्स, इसको कहेंगे सेक्शंस और डिविजन्स, ठीक है। सेक्शंस और डिविजन्स ऑफ अ लॉन्ग पोम, सेक्शंस हो या डिविजन्स हो किसकी? एक लॉन्ग पोम की। सो इट इज बेसिकली कैंटो का यूज क्यों होता है? इट इज यूज टू ब्रेक अप द लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, ठीक है। इसको यूज किया जाता है बेटा, लॉन्ग लॉन्ग जो नरेटिव पोएम्स होती है ना वो बोरिंग साउंड करती है, तो उसको हम कैंटोज में पढ़ लेते हैं, डिविजन्स में, सेक्शंस में पढ़ सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में। तो उसको ब्रेक करने के लिए लॉन्ग नरेटिव पोएम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, डिविजन्स में ब्रेक किया जाता है। तो इट इज बेसिकली यूज टू ब्रेक अप, सो इट इज यूज्ड टू ब्रेक अप लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? ब्रेकअप करने के लिए लॉन्ग नरेटिव पोएम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है। और कैंटो जो है इट इज अ इटालियन वर्ड, कैंटो एक इटालियन वर्ड है, हम इंग्लिश में यूज करते हैं डिविजन्स, पार्ट्स या सेक्शंस ऑफ अ पोम, बट इटालियन में इटली में इसको कैंटो को क्या बोलते हैं? इटली में कैंटो को बोलते हैं, मतलब इसको सेक्शंस और डिविजन्स को नाम दिया जाता है कैंटो का। सो इट इज एन इटालियन वर्ड। सो कैंटो को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज एन इटालियन वर्ड, ये इटालियन वर्ड है कैंटो, इट इज अ इटालियन वर्ड, ठीक है। आई होप कैंटो क्लियर होगा आपको, और इसके नोट्स साथ साथ बेटा बना लीजिए, मैं बहुत क्लियर लिख रही हूँ ताकि आप आराम से नोट्स बना सके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नॉक्ट्रेन पे, ठीक है। सो व्हाट इज अ नॉक्ट्राइन? नॉक्ट्रेन क्या होता है बेटा? ये एक नाइट सॉन्ग होता है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? पोएटिक कॉम्पोजिशन कह सकते हैं, एक पोएटिक कॉम्पोजिशन जो कि जो कि किसके बारे में होती है? अबाउट द नाइट और इवनिंग। देखो हम कहते हैं ना नॉक्टर्नल एनिमल्स, उससे आप याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लिंक बना के याद करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे इतनी सारी चीजें हैं ना लिटरेचर में कि आप यू विल फॉरगेट दैट। सो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ना जो रात को जागते हैं, तो उससे हम ये बना सकते हैं टर्म कि नॉक्ट्रेन जो होता है ये टर्म, ये किस लिए होती है? पोएटिक कॉम्पोजिशन होती है, जो किसके बारे में होती है? रात के बारे में। सो इट इज द पोएटिक कॉम्पोजिशन, ये पोएटिक कॉम्पोजिशन होती है, किसके बारे में होती है? इट इज द पोएटिक कॉम्पोजिशन अबाउट नाइट के बारे में होती है और इवनिंग के बारे में होती है, मतलब लेट इवनिंग, इट इज जस्ट लाइक अ नाइट, ठीक है। सो ये एक्सप्रेस क्या करती है? बेसिकली इट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी, द क्वाइटनेस, द साइलेंस ऑफ द नाइट। ये सारे जो फीचर्स हैं नाइट के, क्या क्या फीचर्स हैं नाइट के? क्वाइटनेस होती है नाइट में, स्टिलनेस होती है, साइलेंस होती है, एक ब्यूटी होती है जो रात की, उसको एक्सप्रेस करती है ये सारी पोम्स, ठीक है। सो ये क्या करती हैं पोम्स? बेसिकली इट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी
ये एक्सप्रेस करती है किसको? ब्यूटी को, क्वाइटनेस को। इट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी, द क्वाइटनेस, मिस्ट्री, ब्यूटी, क्वाइटनेस, मिस्ट्री ऑफ द नाइट। ठीक है, सो ये एक्सप्रेस करती है ब्यूटी, क्वाइटनेस एंड मिस्ट्री ऑफ द नाइट। ठीक है, और ये जो नॉक्ट्रेन है ये स्टार्ट हुई थी कैथोलिक चर्च से। तो क्वेश्चन आ सकता है, मैं कोई भी पॉइंट बेटा छोड़ना नहीं चाहती ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। सो इट बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज मैग्नम ओपस। तो मैग्नम ओपस के बारे में क्या डिस्कस करते हैं हम? मैग्नम ओपस बेटा बेसिकली क्या होता है? ये एक मैग्नम ओपस एक किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये वर्ड हमारी इंग्लिश का नहीं है, ये किसका है? इटालियन वर्ड है। सो मैग्नम ओपस इज एन इटालियन वर्ड, और इस इटालियन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क। इस वर्ड का मतलब होता है ग्रेट वर्क। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे क्या? मैग्नम ओपस को इसको कहेंगे मास्टरपीस। ये किसी भी ऑथर का मास्टरपीस है। सो इसको हम अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इट इज द मास्टरपीस ऑफ ऑथर्स करियर। पूरे उसकी करियर का सबसे मास्टरपीस होता है मैग्नम ओपस। सो इट इज द मास्टरपीस ऑफ एन ऑथर्स करियर। पूरे उसके ऑथर के करियर का क्या होता है? ये मैग्नम ओपस, यानी कि सबसे क्या होता है? मास्टरपीस होता है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू, ये रेफर करता है किसको? इट रेफर्स टू एन आर्टिस्ट, इट रेफर्स टू एन आर्टिस्ट। ठीक है, थिंकर्स, राइटर्स, ग्रेटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ग्रेटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आर्टिस्ट की जो अचीवमेंट होती है लाइफ टाइम की, उसको कहते हैं मैग्नम ओपस। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज पफरी। सो बेटा पफरी इज द एग्जेजरेटेड और द बोस्टफुल प्रेज, यानी कि बूस्ट करके किसी भी बात को, एग्जेजरेटेड कहते हैं ना, हाइपर बोल करना, या फिर क्या कहते हैं, किसी भी बात को अतिशुक्ति अलंकार कहते हैं ना हिंदी में। तो वो बड़ा चढ़ा के बोस्टफुल और एग्जेजरेटेड वे में प्रेज करना किसी की, उसको कहते हैं पफरी। सो इट इज स्पेशली इन द एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशन। ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए बोलते हैं इट इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा, इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट सोप, इट इज़ द वर्ल्ड्स, ऐसे ऐसे मतलब लाइनें बोल देते हैं कि दुनिया में सच्ची कोई चीज़ है ही नहीं, सच्चा कोई सोप नहीं है, सच्चा कोई पिज़्ज़ा नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के लिए पफरी का यूज़ होता है बेसिकली। क्यों इसमें बोस्टफुल और मतलब एग्जेजरेटेड, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, इंडिया का सबसे बड़ा वो है। तो इट मीन्स exaggerated और boastful praise। ठीक है, स्पेशली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ, जो ऑफलाइन क्लास में बैठे ना बेटा, एक बार रिकॉल हो जाती है, भी साथ साथ बोलते रहा करो। स्पेशली इन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए यूज होता है इनको। और बेटा इनमें ना सच्चाई बहुत कम होती है,
मतलब अब सच्चाई इतनी नहीं होती, हम मानने लग जाए अगर दिल से कि यार यही साबुन वर्ल्ड का बेस्ट है, मैं तो यही यूज करूंगा, पीछे पड़ जाए, तो ऐसा होता नहीं है, तो इनमें सच्चाई नहीं होती. सो दे आर नॉट फैक्चुअल, दे आर नॉट फैक्चुअल. ठीक है, दे आर मेंट जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन. कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए होता है सिर्फ, इसमें सच्चाई नहीं होती, फैक्ट कुछ नहीं होता. सो दे आर जस्ट मेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स अटेंशन. सो meant to attract the attention. attention attract करने के लिए पफरी का यूज होता है. आगे चलते हैं नेक्स्ट बाइबल की तरफ. बाइबल जो होता है बेसिकली इट मीन्स अ लिटिल बुक. बाइबल क्या होता है, एक लिटिल बुक होती है. इसका लिटरल मीनिंग अगर बाइबल का मतलब हम ढूंढे डिक्शनरी में, या जो एक लिटरल मीनिंग बनता है वो बनता है इट मीन्स अ लिटिल बुक. इसका मतलब बनता है अ लिटिल बुक. इसका मतलब होता है एक लिटिल बुक. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट नाउ डेज क्या हो रहा है, नाउ डेज it is considered as a holy book. It is considered as a holy book of Christianity. It is considered as a होली बुक. इसको होली बुक कंसीडर्ड किया जा रहा है. किसकी तरह, जस्ट लाइक रामायणा महाभारता, ये सारी हमारी होली बुक्स है, तो इसको भी, बाइबल को भी एक होली बुक माना जा रहा है. सो इट इज जस्ट अ होली बुक नाउ डेज. ठीक है, सो इट इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. ये एक होली बुक है क्रिश्चियनिटी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साम पे. What is a psalm? It is the musical composition. psalm एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होती है, म्यूजिकल सॉन्ग होता है. ठीक है, which is sung for the praise of Jesus in the Bible. जो कि किस लिए गाया जाता है, जीसस की प्रेज में, जीसस की प्रेज में गाया जाता है. और किस में होता है, बाइबल के अंदर होता है. सो इट इज म्यूजिकल सॉन्ग in the praise of Jesus, in the praise of Jesus. ठीक है, in the Bible. नेक्स्ट है हिम. व्हाट इज अ हिम? अब हिम क्या है? ठीक है, अ सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड इज कॉल्ड हिम. एक सॉन्ग होता है जो गॉड की प्रेज में होता है, उसको हिम कहते हैं. So, a song in the praise of God. God की तारीफ में कोई भी सॉन्ग गाए उसको क्या कहते हैं, in the praise of God is called hymn. उसको कहते हैं hymn. ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ. So, what is a baroque? baroque क्या है? baroque is a highly decorative style of writing को कहते हैं baroque. So basically it is a highly decorative, richly made style of writing. So it is a highly decorative, ornate. Okay, it is a highly decorative and richly ornate स्टाइल ऑफ राइटिंग. ठीक है, और क्या है, इट इज इमोशनल. ये एक इमोशनल है. इट इज इमोशनल, ग्रैंड एंड इलेबोरेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. ये एक इमोशनल है, ग्रैंड है और इलेबोरेटेड स्टाइल है किसका, राइटिंग का. ठीक है, अब आते हैं रोको पे. रोको क्या है, रोको भी, ठीक है, रोको पे आते हैं. रोको क्या है, रोको भी यही है, डेकोरेटिव लैंग्वेज को ही कहते हैं रोको. रोको इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन. ये भी एक स्टाइल है डेकोरेशन का. सो इट इज ऑल्सो अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन. ये एक स्टाइल है डेकोरेशन का.
दिस इज ऑल्सो स्टाइल ऑफ डेकोरेशन, ये भी उसी की तरह ही है, बैरोक की तरह ही एक स्टाइल है डेकोरेशन का, विद फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषाओं को यूज करके लैंग्वेज को सजाया धजाया जाता है ताकि अट्रैक्टिव लगे लैंग्वेज. सो इट इज अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन विथ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, ठीक है, विथ फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज यानी अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को सजाया धजाया जाता है. यानी बैरोक, और अगर हम कहें कि बैरोक और रोको दोनों देखो तो दोनों ही लगभग सेम ही है, दोनों में डेकोरेशन ही होती है, ऑर्नेट किया जाता है लैंग्वेज को, इलेबोरेटेड स्टाइल, इलेबोरेट मतलब बड़ा चढ़ा के बातों को बताना, इलेबोरेटेड स्टाइल का यूज करना. नेक्स्ट आते हैं हम पैरोडी पे. व्हाट इज अ पैरोडी? अब वो पैरोडी क्या है ये डिस्कस करते हैं. Parody is basically it is a composition which imitates in a humorous way. किसी की नकल उतारना उसको कहते हैं पैरोडी. सो इट इज बेसिकली एक कॉम्पोजिशन होती है जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें इमिटेट किया जाता है, किसी की नकल उतारी जाती है, बट इन अ ह्यूमरस वे. सो क्या लिखेंगे हम, दैट अ composition that imitates in a humorous way. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, दैट इज अ रेप ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अ रेप ऑफ लॉ. चलते हैं आगे, दैट इज पेनल्ट. नेक्स्ट टर्म इज पेनल्ट. व्हाट इज पेनल्ट? पेनल्ट होता है बेटा, पेनल्ट क्या है, ये सेकेंड लास्ट लेवल होता है. इट इज द सेकेंड लास्ट, ये सेकेंड लास्ट लेवल होता है ऑफ वर्ड, वर्ड का सेकेंड लास्ट लेवल होता है, ठीक है. अब जैसे मान लो कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड है. अब इसमें कितने सिलेबल हो गए, ब्यूटीफुल, ठीक है. तो सबसे पहले हो गया ब्यू, फिर टी, फिर फुल, फर्स्ट सिलेबल, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, 3 सिलेबल हो गए. अब इसमें सेकेंड लास्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, बीच वाला. तो ये हो गया सेकेंड लास्ट, ठीक है, सिलेबल. तो लास्ट से जस्ट पहले वाला, यानी कि लास्ट से जस्ट पहले वाला सिलेबल को कहेंगे सेकेंड लास्ट सिलेबल. तो यही कहलाता है पेनल्ट. पेनल्ट मीन्स सेकेंड लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड, वर्ड का सेकेंड लास्ट सिलेबल. अब आते हैं प्लेटोनिज्म. अब बेटा प्लेटोनिज्म कौन बताएगा कि क्या होता है? प्लेटोनिज्म होता है कि जो प्लेटो का आदर्शवाद की जो किताब है, जो दर्शन है आदर्शवाद का, उसको कहते हैं प्लेटोनिज्म. अब उसके जो सिद्धांत है प्लेटो के, उसको कहेंगे हम प्लेटोनिज्म, ठीक है. सो प्लेटोनिज्म, तो उससे समझ सकते हैं प्लेटो के सिद्धांत. सो इट इज द आइडियलिस्टिक, it is the idealistic or philosophical, it is the idealistic philosophical doctrine, डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेटो, ठीक है. नाउ व्हाट इज प्लेटोनिक लव? अब प्लेटोनिक लव क्या है? ये प्लेटोनिक लव होता है बेटा जो बिल्कुल आदर्शवाद प्रेम होता है, आइडियलिस्टिक लव, जैसे कि राधा और कृष्ण का प्यार, जिसकी हम अभी भी वो करते हैं, चर्चा करते हैं, रोमियो और जूलियट का, जैसे जिनकी चर्चा अभी भी होती है, जो मतलब प्रेम के लिए मर गए. सो इट इज द आइडियलिस्टिक लव. ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का स्पिरिचुअल लव है, आइडियलिस्टिक लव है और नॉन फिजिकल लव है. सो इट इज अ काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक लव. ये एक आइडियलिस्टिक लव है, स्पिरिचुअल लव है
स्पिरिचुअल लव है और नॉन फिजिकल लव है। नॉन फिजिकल लव है और इसी की चर्चा, इसी टाइप के प्रेम की, आइडियलिस्टिक प्रेम की चर्चा विलियम शेक्सपियर ने भी अपने वर्क्स में की है। दैट इज आइडियलिस्टिक लव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज पोएटिस्टर। व्हाट इज अ पोएस्टर? पोएस्टर बेटा होता है, पोएस्टर एक घटिया किस्म का पोएट होता है, यानी कि अ माइनर वर्सिफायर उसको कह सकते हैं, कि जो वर्स लिखता है एक माइनर, उसमें जिसकी पोएट्री में इतना दम नहीं होता, बिल्कुल घटिया किस्म की पोएट्री होती है जिसकी। ठीक है, सो वी कैन से दैट वन हु राइट्स इंफीरियर पोएट्री। ठीक है, हम कह सकते हैं वन हु राइट्स, क्या लिखता है जो, वन हु राइट्स इंफीरियर पोएट्री, जो लिखता है इंफीरियर पोएट्री को, वन हु राइट्स इंफीरियर पोएट्री। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसी बंदे को एक नाम दे सकते हैं हम पोएस्टर को, दैट इज माइनर वर्सिफायर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पोएस्टर। यही होता है पोएस्टर, जो घटिया किस्म की पोएट्री लिखता है। एंड दिस टर्म इज गिवन बाय, ये टर्म किसने दी है? दिस टर्म इज गिवन बाय बेन जॉनसन। ठीक है, सो दिस टर्म इज गिवन बाय, टर्म इज गिवन बाय बेन जॉनसन। ये टर्म बेन जॉनसन ने दी है। हिज प्ले, कौन सा प्ले? प्ले का नाम है इनका पोएटिस्टर। पोएटिस्टर प्ले है एक बेन जॉनसन का, जिसमें इन्होंने ये टर्म दी है। क्या टर्म दी है? इन्होंने ये टर्म दी है, दैट इज पोएटिस्टर। ये इसी प्ले में टर्म थी पोएटिस्टर और यहीं से ली गई है, यानी घटिया किस्म के पोएट। ठीक है, चलते हैं आगे के। दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो यही आज तक का पूरी पोएटिक टर्म मैंने कवर कर ली है। हमारा बैच लेने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल यूट्यूब पे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर।